गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं पूजा मैम आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। एक बार जिस तरह से हमारा ये क्लासरूम है उसी तरह से एक बार एक क्लासरूम में बड़ा अच्छा वातावरण था। सब बच्चे बड़ी अच्छी तरह से पढ़ रहे थे। क्लास में टीचर प्रश्नोत्तरी भी कर रही थी और साथ में सभी बच्चे अच्छी तरह से आंसर भी दे रहे थे। और तभी शिक्षक ने एक प्रश्न किया कि ये विश्व कैसे चलता है, ये जगत कैसे चलता है। तभी कई सारे बच्चों ने अपने हाथ उठाकर कहा। उसमें से एक बच्चे ने ये कहा हवा से चलता है। टीचर ने कहा बढ़िया। एक बच्चे ने कहा पानी से चलता है। टीचर ने कहा वो भी सही है। लेकिन एक में बच्चे ने लास्ट अंत में बैठा हुआ था, उसने अपना हाथ खड़ा किया और तभी हाथ खड़ा करके ही वो बोला। टीचर ने उसको पूछा कि आपका आंसर क्या है, तो वो बोला कि ये विश्व, ये जगत अपने विचारों से चलता है। तो हमारे जीवन में भी कई सारे ऐसे व्यक्ति आ गए हैं जिनसे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए और उन्होंने ऐसे विचार दिए हमें और उनके विचारों से आज हमारे भारत देश का नाम रोशन हुआ है। ऐसे ही एक आदमी थे जो बच्चों से अधिक प्रेम करते थे। यस, नहीं, यहाँ नेहरू जी की बात नहीं कर रहे हम। यस, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की। तो ऐसे विचारों के साथ कई बार अब्दुल कलाम ने अपने राष्ट्रपति होने के साथ ही वे क्या कर रहे थे कि वो बच्चों से अधिकतर मिलते थे, बच्चों के साथ प्रश्नोत्तरी करते थे। उन्हें ऐसे मजा आता था। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो कुछ इस तरह से ही है, मानो कि सामने अब्दुल कलाम बैठे हैं और सारे क्लासरूम बैठा है और वो उनसे प्रश्नोत्तरी करते हैं और अब्दुल कलाम किस प्रकार से उनके आंसर देते हैं। ऐसा ही हमारा आज का टॉपिक है, सवाल बाल मन के जवाब डॉक्टर कलाम के। सवाल बाल मन के जवाब डॉक्टर कलाम के। इसके कोई लेखक नहीं है। क्यों लेखक नहीं है? क्योंकि ये अलग अलग भिन्न भिन्न क्षेत्रों से पूछे गए हुए क्वेश्चन हैं, इसलिए किसी का लेखक, इसका लेखक नहीं है। और साथ ही यहाँ पे है आज साक्षात्कार, साहित्य प्रकार है साक्षात्कार माने इंटरव्यू। साक्षात्कार, तो इसका क्या मतलब हुआ? इंटरव्यू। तो अब्दुल कलाम के बारे में आप कौन नहीं जानते हो? हर कोई इंसान है जो अब्दुल कलाम को जानते हैं एज अ मिसाइल मैन, एज अ साइंटिस्ट, है ना।
एज अ राष्ट्रपति भी हम उनको पहचानते हैं। तो अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 में हुआ था रामेश्वरम में, और मृत्यु 27 जुलाई 2015 शिलोंग मेघालय में हुआ था 83 इयर्स की उम्र में। भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर अबुल पाकिर जैनाबुद्दीन अब्दुल कलाम, उनका पूरा नाम ये है। एक वैज्ञानिक है। भारत के आधुनिक क्षेपणास्त्रों के निर्माण तथा प्रक्षेपण में उनका बड़ा योगदान रहा है। डॉक्टर कलाम बहुत ही सरल स्वभाव के व्यक्ति है। बच्चों से उन्हें बड़ा लगाव है। अब्दुल कलाम बड़े साधारण से घर में से आते थे। वो बचपन में ही अपने स्कूल की फीस पे करने के लिए, अपने घर में निर्माण करने के लिए सुबह न्यूज़पेपर जो होते हैं ना, वो बांटने जाते थे। इसी तरह वो अपने घर का निर्माण करते थे। उसके पिताजी एक नाविक थे जो रामेश्वरम में नाव चलाकर अपने गुजारा करते थे। फिर बाद में वहाँ पुल बन जाता है, इसीलिए उनके घर की आर्थिक स्थिति और बिगड़ जाती है। फिर क्या करते हैं कि वो अपनी कमाई खुद करने लगते हैं, क्योंकि उनसे 2 भाई और एक बहन भी थी उनके साथ, उनकी भी पढ़ाई करनी थी। वो जब तक जिंदा रहे तब तक उन्होंने उनके भाइयों को कुछ ना कुछ अपना योगदान देते रहते थे। साथ ही अब्दुल कलाम पहले पढ़ने में इतने ब्रिलियंट नहीं थे, लेकिन उनके जो शिक्षक थे, जो टीचर थे, वो उनको प्रोत्साहित करते थे कि नहीं, आप बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट है, आपको सब आता है। इसी तरह अब्दुल कलाम को एक पढ़ने की चाह लगने लगी। उनका फेवरेट सब्जेक्ट था मैथ्स। वो हर रोज मैथ्स में अपने आपको डालते रहते थे। बाद में वो आगे पढ़ाई की। फिर आपको पता है कि इसरो में भी उन्होंने काम किया था। फिर विक्रम भाई साराभाई के साथ भी उन्होंने काम किया था। फिर परमाणु, जो आपने मूवी देखी थी ना, उसके मेन साइंटिस्ट के रूप में भी उन्होंने काम किया था। तो उनकी तो कई सारी अनगिनत कहानियां ऐसी है जो हमें प्रेरित करती है उनके जैसे बनने की। उनकी एक बुक भी है, अगनपंख, वो भी पढ़ने लायक है। अब्दुल कलाम इतने सरल थे, मानो आप किसी से बात करते हो, कोई बड़ा आदमी है, राष्ट्रपति है, तो उसको स्टेज पर बिठाने के लिए एक स्पेशल चेयर रखते थे, है ना। स्पेशल चेयर रखते हैं ना, कोई गेस्ट हो तो उसके लिए स्पेशल चेयर स्टेज पर अरेंजमेंट की जाती थी। तो अब्दुल कलाम को ये पसंद नहीं था, तो वो बच्चों के साथ बातें करते करते जमीन पे भी बैठ जाते थे। उसमें उसे कभी ऐसा नहीं लगता है मैं कितना बड़ा इंसान हूँ तो मुझे इतनी छूट नीचे नहीं बैठना चाहिए, ऐसा कुछ उन्होंने लगता नहीं था। वो हमेशा बच्चों के साथ बच्चे बनकर ही रहते थे। उनको बच्चों के साथ क्वेश्चन आंसर करने में बहुत आनंद आता था। तो ऐसे ही कुछ यहाँ बच्चे क्वेश्चन कर रहे हैं और अब्दुल कलाम उनके आंसर दे रहे हैं। पहला प्रश्न, आर अरविंद, कक्षा 3, सेंट मैट्स स्कूल, चेन्नई। देखो पहला प्रश्न, चेन्नई से। क्वेश्चन क्या है? क्या आप अपने बचपन की कोई यादगार घटना सुना सकते हो? क्या आप अपनी बचपन की यादगार घटना सुना सकते हो?
तभी अब्दुल कलाम की जो कब उनको साइंटिस्ट बनना था, कब उन्होंने तय किया, उसके बारे में अब्दुल कलाम बता रहे हैं। कक्षा 5वीं के मेरे शिक्षक श्री शिव सुब्रमण्यम अय्यर की बात मुझे याद है। एक दिन कक्षा में वे हमें यह बता रहे थे कि कोई पक्षी कैसे उड़ता है। उन्होंने हमें रामेश्वरम के समुद्र तट पर ले जाकर इसका जीवंत उदाहरण दिया। देखो, उनके जो शिक्षक थे शिव ब्रह्म शिव शिव सुब्रमण्यम अय्यर, तो पहले वो समझाते थे क्लासरूम में कि किस पक्षी जो है वो किस तरह से, बर्ड कैसे फ्लाई करते हैं, वो उनको समझाते थे। लेकिन बच्चों को प्रैक्टिकल नॉलेज दिया जाए तो वो अच्छी तरह से समझ सकते हैं। इसीलिए उसके शिक्षक रामेश्वरम के तट पर सभी बच्चों को ले जाते हैं और वहां जाकर दिखाते हैं कि पक्षी किस तरह से उड़ते हैं। वह ऐसी यादगार घटना थी जो मेरे मन मस्तिष्क में हमेशा के लिए बैठ गई। इसी से मुझे आगे विज्ञान पढ़ने की प्रेरणा मिली। देखो कि पक्षी कैसे उड़ते हैं, ये देखकर अब्दुल कलाम को तय कर दिया था कि अब मैं जो पढ़ूंगा वो साइंस में ही आगे बढ़ूंगा। दूसरा प्रश्न है नागपुर से शरयू मकर, कक्षा 5, वाल्मीकि नगर हिंदी माध्यमिक शाला, नागपुर। बचपन में हमें किस भाषा को प्रमुखता देनी चाहिए? प्रमुखता यानी महत्व। अब्दुल कलाम को पूछा गया कि बचपन में हमें किस भाषा का किस भाषा को प्रमुखता देनी चाहिए। देखो, डॉक्टर कलाम ने आंसर दिया, मैंने स्वयं माध्यमिक शिक्षा तक की पढ़ाई अपनी मातृभाषा के माध्यम से पूरी की है। कॉलेज और उससे आगे की शिक्षा अंग्रेजी माध्यम की संस्थाओं में हुई है। मेरा मानना है कि हम कॉलेज में भी माध्यमिक के रूप में मातृभाषा का चुनाव कर सकते हैं, क्योंकि युवा अपनी मातृभाषा में ही सोचता है, उसी में अपनी बात सहजता से कहने में सक्षम होता है। पर इसमें कोई भी दो राय नहीं है कि वैश्विक स्तर पर संपर्क के लिए हमें अंग्रेजी जैसी एक संपर्क भाषा को नितांत आवश्यक है। तो यहाँ पे दिया गया है कि अब्दुल कलाम क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि स्वयं अब्दुल कलाम ने भी बचपन में माध्यमिक मैंने सेकेंडरी तक उन्होंने अपनी जो मातृभाषा थी उनमें अभ्यास किया था। बाद में कॉलेज उन्होंने इंग्लिश मीडियम में किया था और आगे की पढ़ाई भी उन्होंने इंग्लिश मीडियम में ही की थी, क्योंकि वो वैसा मानते हैं कि जो युवा है, जो आप सब में जो यंगस्टर है, आप लोग जो यंगस्टर है, वो अपनी मातृभाषा में अधिक सोच सकते हैं। आपको पता है क्या, आप कोई भी सपना देखते हो तो आप किस भाषा में देखते हो? इंग्लिश में देखते हो? आपको अगर कोई अचानक से गहरी नींद में से जगा दे तो आप क्या बोलोगे? बाप रे माँ। तो आप क्या कर सकते हो, अपनी मातृभाषा में आपका रिएक्शन आएगा, देख लेना।
आपकी मातृभाषा में ही उसका रिएक्शन आएगा। क्योंकि हम सोचते, हम जब से बड़े हुए हैं, जब से हमने सुनना शुरू किया है, तब से हमने अपनी मातृभाषा सुनना शुरू किया है। इसीलिए बचपन से हमें अपनी मातृभाषा सिखाई नहीं जाती है कि किस तरह से बोली जाती है। हाँ, हमारी भाषा भ्रष्ट हो सकती है, लेकिन हमें बोलने तो आती ही है। तो यहाँ पे भी अब्दुल कलाम यही कहते हैं कि सबसे पहले हमें तो अपनी मातृभाषा में ही पढ़ना चाहिए। अगर कॉलेज में भी अपनी मातृभाषा मिल सकती है तो हमें उसमें भी मातृभाषा का ही प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि उनमें हमारे विचार हम डाल सकते हैं। और वो साथ भी ये भी कह रहे हैं, अगर हमें हमारे नेटिव लैंड से कहीं दूर जाना है तो हमें संपर्क के लिए, एक दूसरे के साथ संपर्क के लिए हमें कंपलसरी क्या आनी चाहिए? यस, इंग्लिश आनी चाहिए। क्योंकि हम बाहर जाए तो वहाँ पे हमारी मातृभाषा कोई नहीं जानता होता, इसीलिए हमें वहाँ पे अपनी एक संपर्क के लिए एक इंग्लिश लैंग्वेज आनी ही चाहिए, ऐसा अब्दुल कलाम कहते हैं। तीसरा प्रश्न है कि अर्श पटेल, कक्षा 5, चंदूलाल विद्या मंदिर, मुंबई। मुंबई तो क्या कहते हैं कि हमें अपनी मातृभाषा में ही पढ़ना चाहिए। तो अब अर्श पटेल क्या कहता है, जब आप, यदि हम आपकी तरह बनना चाहे तो हमें क्या करना चाहिए? अर्श पटेल पूछता है कि हमें भी आपकी तरह साइंटिस्ट बनना है, सरल आदमी बनना है, इतने बड़े पोस्ट पर पहुंचना है, तो हमें क्या करना होगा? जब आप युवा अवस्था में कदम रखें तभी आपको आपके जीवन में लक्ष्य निर्धारित कर लेना होगा। देखो क्या कहा है, जब आप युवा अवस्था में माने टीनेज में पहुंच जाए तभी से आपको अपने गोल, आपको जो बनना है वो निश्चित कर देना चाहिए। अब कॉलेज कर लो, बाद में ये सोचो नहीं नहीं मुझे तो ये नहीं, मुझे डॉक्टर नहीं बनना था, मुझे तो इंजीनियर बनना था, तो अब कोई फायदा नहीं है। तो यहाँ पे अब्दुल कलाम ये कह रहे हैं कि जब आप युवा अवस्था में कदम रखें तभी आपके जीवन में लक्ष्य निर्धारित कर लेना चाहिए। तब से आपको क्या बनना है वो आपको निर्धारित कर लेना चाहिए। हमेशा कुछ बड़ा सोचो, हमेशा कुछ बड़ा सोचो कि मुझे कुछ अच्छा बनना है, ऐसा दिमाग में रखो। जैसे ही यह अनुभूति हो कि आप आखिर बनना क्या चाहते हैं, तभी से उस दिशा में प्रयास और श्रम प्रारंभ कर दो। जब आपका गोल निश्चित हो जाए, आपका लक्ष्य तय हो जाए, तब से कड़ी मेहनत कर उस लक्ष्य को हासिल करने में पड़ जाओ। अब्दुल कलाम ने एक और भी बात की है, सूरज की तरह चमकना है, सूरज की तरह चमकना है तो सूरज की तरह, सूरज की तरह
सूरज की तरह जलना भी पड़ेगा। सपने वो नहीं जो आपको सोने दे। सपने वो नहीं जो आपको सोने दे। सपना वही है जो आपको सपना वही है सपना वही है सपना वही नहीं है जो आपको सोने दे। सपना वही है जो आपको सोने न दे। सपना सोने के बाद जो आते हैं वो सही सपने नहीं है। आपको अपने सपने के लिए को सोने ना दे, इसी तरह वो काम करना चाहिए। वो आपको सोने ना दे, नहीं मुझे ये करना है ये करना है करना है, इसी तरह वो सपने ऐसे होते हैं। अब्दुल कलाम सुबह 6 के 7 से बीच में उठ जाते थे और रात को कब सोते थे पता है? 2 या 3 बजे। इतनी ही नींद वो लेते थे। देखो, अब्दुल कलाम ने और भी कहा है कि सूरज की तरह चमकना है तो सूरज की तरह जलना भी पड़ेगा। सूरज सभी को प्रकाशित करता है ना, तो सूरज की तरह चमकना है तो सूरज की तरह जलना भी पड़ेगा। मानो हमें हमारे गोल तक पहुंचना है तो हमें कड़ा परिश्रम करना पड़ेगा। ऐसे ही यह अनुभूति हो कि आप आखिर क्या बनना चाहते हो, तभी से उस दिशा की ओर प्रयास और प्रारंभ कर दे। कहने का अर्थ है कि जी तोड़ मेहनत करो, ज्यों त्यों आप आगे की ओर बढ़ो। आपका सामना बाधाओं तथा कठिनाइयों से होगा। आपको अपने अंदर दृढ़ साहस पैदा करना होगा। समस्याओं को पराजित करने में महारत हासिल करनी होगी, तभी जीवन में सफल हो पाओगे। पहले यह जरूरी है कि आप निरंतर ज्ञान अर्जित करते रहो। देखो क्या कहा है कि निरंतर माने लगातार। निरंतर माने लगातार। लगातार। और दूसरा शब्द है अर्जित करना। अर्जित करना माने प्राप्त करना। तो अब्दुल कलाम ने यह कहा है कि आपको अपने गोल तक हासिल करने के लिए कई सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। तो उस चुनौतियों का सामना करने में आपको साहस की जरूरत पड़ेगी, तो वो साहस आपको रखना पड़ेगा और आगे ही आपको बढ़ते जाना है। चाहे कितनी भी मुश्किलियां आ जाए, लेकिन आपको आपके लक्ष्य तक ना पहुंच पाए तब तक आपको अड़िग ही रहना है। और पराजित में आपको महारत हासिल करनी है, माने एक्सपर्ट होना है आपको फेलियर में। कहते हैं ना कि जो बार बार फेल होता है वही सक्सेस होता है। ट्राई एंड ट्राई अंटिल यू सक्सीड। तो यहाँ पे अब्दुल कलाम ने भी यही कहा है कि पराजित होने से पहले आपको पराजित
महारत हासिल करनी है पराजित होने में। आपको एक्सपर्ट होना पड़ेगा, क्योंकि एक बार, दो बार, तीन बार आप पराजित हो गए, फेल हो गए, तो आपका साहस, आपका विश्वास टूट जाएगा और आप पीछे मुड़ जाएंगे। लेकिन ऐसा करना नहीं है। हमको भी पता है ये एक बल्ब बनाने में कितनी बार हुआ था? यस, 1000 टाइम। आप तो एक ही दो बार में थक जाते हैं कि ये नहीं होता है सम। आप जब सम करने बैठते हैं तो एक बार नहीं आता है, फिर मम्मी डांटती है कि एक बार और कर, तो दूसरी बार आप करते हैं, नहीं आता है, तो फिर आप सर को फोन करते हैं, सर इसका तो सम नहीं आता है। लेकिन अगर बल्ब बनाने में भी वो दो तीन बार में से थक गया होता तो आज हमें ये बिजली प्राप्त नहीं होती। इसी तरह आपको भी कंटिन्यू मेहनत करनी है, तभी आप अपने लक्ष्य को हासिल कर पाओगे। तो उससे पहले ज्ञान अर्जित करना जरूरी है, नॉलेज लेना जरूरी है। बातें करने जरूरी नहीं है, कमेंट करना जरूरी नहीं है। आपको जो पढ़ाया जाता है उसे आपको ध्यान से पढ़ना ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिराग जैन, कक्षा 7, बॉम्बे, कैम्ब्रिज अंधेरी पश्चिम, मुंबई। वो कौन सी बड़ी चुनौती है जिसका सामना हमें आज करना पड़ रहा है? ये 19 की बात है, 19 टू 20 की बात है। और तब 2020 की बात कर रहे थे कि तब ऐसा सोचा जाता था कि 2020 में भारत एक विकसित देश होगा। आज हमें पता है कि आज हम 2020 में ही जी रहे हैं। तो इस 2020 में पूरे साल में किस तरह पूरा साल गया है ये हम सबको पता है। तो ये तब की बात है जब सोच रहे थे कि 2020 एक विकसित देश होगा। भारत को सन 2020 तक एक विकसित राष्ट्र के रूप में परिवर्तित करना और देश के 1 अरब से अधिक नागरिकों के चेहरे पर मुस्कान देखना, यही राष्ट्र के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती है। देखो क्या कह रहे हैं कि समक्ष माने सामने, कि 2020 तक भारत एक विकसित राष्ट्र के रूप में परिवर्तित करना, एक डेवलप्ड कंट्री करना, ऐसा सोच रहे थे। और देश के 1 अरब से अधिक नागरिक, 1 अरब से अधिक नागरिक के चेहरे पर मुस्कान, ये मानो कि सभी के चेहरे पे, कोई एक सिंगल व्यक्ति के मुख पे भी निराशा नहीं होनी चाहिए, दुख नहीं होना चाहिए। ऐसा अब्दुल कलाम की सोच में था। वो ऐसा सोच रहे थे कि 2020 तक भारत को एक डेवलप कंट्री बना देंगे, साथ ही और जो जितने लोग यहाँ पे है उस सभी के लोग के मुख पे एक स्वीट स्माइल, बड़ी सी स्माइल, यही देखना भारतवर्ष के लिए एक बड़ी चुनौती माना जाता है। प्रश्नकर्ता हर्ष चांडक, कक्षा 7, डॉक्टर एस राधाकृष्ण विद्यालय, मलाड, मुंबई। आपकी दृष्टि में साहस की परिभाषा क्या है? आपकी दृष्टि में साहस की परिभाषा क्या है? माने ताकत। तो वो कह रहे हैं कि आपकी दृष्टि में साहस की क्या परिभाषा है, मान डेफिनेशन क्या है साहस की? अपनी जान की परवाह किए बिना दूसरों को संकट या आपदा से बचाना ही साहस है। देखो,
हमें सबसे पहले होगा, हम खुद के बारे में सोचेंगे कि मुझे कुछ ना हो, दूसरे का जो होना है हो, क्योंकि हम सेल्फिश होते जा रहे हैं। लेकिन अब्दुल कलाम क्या कह रहे हैं कि हमें हमारी जान की परवाह नहीं होनी चाहिए। हम दूसरों के संकट या आपदा माने मुसीबत से हम उनको बचा सके, उसको ही हम साहस कहेंगे। कई बार ऐसा होता है कि हमारे सामने ही कुछ ऐसा हो जाता है, लेकिन हम कुछ नहीं कर पाते हैं, तो वो साहस नहीं किया जा सकता, कहा जा सकता। तो ऐसे ही हमें जो भी साहस करना चाहिए, चाहे उसमें हमारी जान क्यों ना चली जानी पड़े, तो हमें उस जान की परवाह नहीं करनी चाहिए। साथ ही हमें यह भी देखना चाहिए कि सामने वाले के संकट और मुसीबत दूर होते हैं, तो हमें उसके लिए हमारे जान को भी न्योछावर करनी पड़े तो न्योछावर कर दे। इसी को अब्दुल कलाम की भाषा में साहस की डेफिनेशन कहा है। प्रश्नकर्ता तरुण पटेल, कक्षा 8, स्वामीनारायण इंडिपेंडेंट स्कूल, लंदन। हम प्रवासी भारतीय मातृभूमि के प्रति गर्व की भावना कैसे विकसित करें? देखो क्या कहा है कि हम प्रवासी भारतीय मातृभूमि की प्रति गर्व की भावना कैसे विकसित करें। तो यहाँ पे कहा गया है कि हम जो एनआरआईज है वो भारत के प्रति अपना गर्व किस प्रकार से दिखाएं। तभी अब्दुल कलाम जवाब देते हैं, भारतीय मूल का कोई भी व्यक्ति एक बृहद भारतीय परिवार का अंग है और उसे हमारे देश की संस्कृति विरासत पर गर्व है। अब अब्दुल कलाम कह रहे हैं कि एक एनआरआई क्यों ना हो, लेकिन वो मूल भारतीय है, वो भारतीय से अलग नहीं है, भारत का ही एक अंग है और हमारे देश की संस्कृति और विरासत पे उसे गर्व है कि मैं एक भारतीय हूँ, ऐसा उसे गर्व है। सौभाग्य से आप लोग ऐसी स्थिति में हैं कि अपनी मातृभूमि से अच्छी तरह से जुड़े हुए हैं और यही आपके लिए गौरव की बात है। विदेश में जाए तब भी लोग क्या कहेंगे, यह इंडियन है। और वहां जाके भी हम लोग हमारे त्योहार मनाते हैं, हमारी जो ट्रेडिशनल है वो हम वहाँ पे फुलफिल करते हैं। कई बार हम अपने ट्रेडिशनल कपड़े भी पहनते हैं, हमारी बात भारतीय बातें होती है, हिंदी में बात होती है, गुजराती में बात होती है। तो वो एक तरह से वो इंडिया से ज्यादा जुड़े हुए हैं, क्योंकि वहां जाके उनको पता चलता है कि हमारा देश कैसा है, कि हमारे देश में कितनी अच्छाइयाँ हैं और यहाँ पे आके हमने क्या गुमाया है, वो उनको पता चलता है। इसीलिए अब्दुल कलाम भी यही कहते हैं कि आप वहां रहकर भी भारतीय संस्कृति को बढ़ा रहे हो, इसी पर आपको गर्व लेना चाहिए। प्रश्नकर्ता सत्यम, कक्षा 10, जिला स्कूल, मुंगेर।
जो भी बच्चे आपसे मिलते हैं वह कहते हैं कि वे एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक, इंजीनियर, डॉक्टर आदि बनना चाहते हैं। पर किसान, मजदूर और कलाकार भी किसी राष्ट्र के लिए उतने ही महत्वपूर्ण हैं। हम ऐसे ही परिवार से आते हैं, तो हमारे लिए आपका क्या संदेश है? यह बच्चा है जो कोई खेडूत, कोई मजदूर या कोई कलाकार का पुत्र होगा। तो उन्होंने कहा, आपसे आज तक जो कोई मिला है तो वो यह कहता है कि मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, कि साइंटिस्ट बनना है। तो कोई यह नहीं कहता है कि मुझे मजदूर बनना है, किसान बनना है, कलाकार बनना है। ऐसा कोई नहीं कहता है। तो हम ऐसे परिवार में से आते हैं, तो आपको हमारे लिए क्या कहना है? ऐसे बच्चों के क्वेश्चन है। कई बार बच्चों के क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बड़ों को भी सोचने में डाल देते हैं। तो यहाँ पे भी ऐसा क्वेश्चन किया है कि आप हमारे परिवार के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? किसान, मजदूर, कलाकार और दस्तकार। यानी शिल्पीकार। दस्तकार माने शिल्पीकार। अगर सोच लो हमारे देश में से मजदूर और किसान ही ना हो तो हमारा देश कैसे चलेगा? सोच लो, हमारे देश में किसान ही नहीं होगा और मजदूर ही नहीं होंगे तो हमारा देश चलेगा कैसे? किसान नहीं होंगे तो फल फलादी नहीं होंगे, खेती ही नहीं होगी। मजदूर नहीं होंगे तो वो काम कैसे करेंगे? तो ये सारे लोग हैं। शिल्पी नहीं होंगे तो आपने तो गुजराती में पढ़ ही लिया था, शिल्पी किसे कहते हैं। तो ऐसी मूर्तियां कौन बनाएगा? तो कलाकार, आर्टिस्ट, वो कोई भी क्षेत्र में हो, अगर वो भी नहीं रहेंगे तो हमारा देश कला प्रिय कैसे कहा जाएगा? एमएफ हुसैन है, वो अपने कला के लिए मशहूर है। उनकी पेंटिंग, कोई भी कोरियोग्राफर देख लो। तो ये सारे क्या होते? गाने, कोई भी सिंगर देख लो, कोई भी एक्टर देख लो, ये सारे कलाकार नहीं होंगे तो कैसे चलेगा? ये सारी बात सोचने के लिए है। इसीलिए अब्दुल कलाम क्या कहते हैं कि किसान, मजदूर, कलाकार और दस्तकार ये सभी हमारे राष्ट्र के अभिन्न अंग हैं। राष्ट्र निर्माण में हमें उन सभी सेवाओं का समान रूप से दरकार है। आप सभी को चाहिए कि अपने अपने क्षेत्रों में खूब उन्नति करें। देखो, वो कहते हैं कि ये सारे लोग जो है भारत के अभिन्न अंग है, ये नहीं होंगे तो भारत का विकास नहीं हो पाएगा। लेकिन उन्होंने यह भी कहा है कि जो लोग जो कार्य करता है उसे उसमें निपुण बनना है और उसमें ही खूब उन्नति माने प्रोग्रेस करना है। प्रश्नकर्ता रोहित चतुर्वेदी, कक्षा 11वीं, इस्लामिया ईटन कॉलेज, इटावा। आप कहते हैं कि भारत 2020 तक विकसित राष्ट्र बन जाएगा, पर निरंतर बढ़ती जनसंख्या और बेरोजगारी इसे संभव होने देंगी? हम जानते हैं कि
अभी 2020 में ज्यादातर कंपनियां बंद हो चुकी है और बेरोजगारी बहुत बढ़ गई है। तो प्रश्नकर्ता पूछ रहा है कि आप कहते हैं कि 2020 तक विकसित राष्ट्र बन जाएगा, पर निरंतर बढ़ती जनसंख्या, पॉपुलेशन और बेरोजगारी इसे संभव होने देंगी। बेरोजगारी माने जिसके पास नौकरी नहीं है वो। विकास स्वयं जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए अचूक औषधि है। इसमें जनसंख्या विशेषकर स्त्री शिक्षा की बात भी सम्मिलित है। देखो, विकास ही स्वयं जन वृद्धि का रोक लगा सकती है। अगर लोग समझ सकते हैं तो वो अपने आप ही जनसंख्या पर काबू कर सकते हैं। जो इनलिटरेट होते हैं, जो अनपढ़ होते हैं, वो कुछ नहीं सोचते हैं और जनसंख्या की वृद्धि करते रहते हैं। उन्हें पता नहीं होता है कि हमारे देश में जन वृद्धि कितनी बढ़ गई है। इसमें जनसंख्या, जन शिक्षा विशेषकर स्त्री शिक्षा के बाद भी सम्मिलित है। स्त्री शिक्षा वो तो हमें पता ही है, बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ। इससे छोटा परिवार सुखी परिवार की मान्यता को बल मिलता है। ऐसा गवर्नमेंट ने टैगलाइन दिया है, छोटा परिवार सुखी परिवार। भारत 2020 का मिशन यहाँ के युवाओं को रोजगार के पर्याप्त अवसर सुलभ कराएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी बड़ी संख्या में उद्योग धंधे स्थापित किए जाएंगे, जिससे उन क्षेत्रों में रोजगार के प्रचुर अवसर पैदा होंगे। अब्दुल कलाम तब सोचते थे कि 2020 तक जो युवान है, जो यंगस्टर है, उसे अच्छे जॉब की अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, क्योंकि गांव में भी कई सारे धंधे और उद्योगों को स्थापित किए जाएंगे, जिनसे छोटे छोटे गांवों में भी उन्हें रोजगार मिलता रहेगा। प्रश्नकर्ता अर्श मेहता, कक्षा 12, तेजस हाई स्कूल, बड़ौदा। बड़ौदा। आपको ऐसा क्यों लगता है कि 2020 तक भारत विकसित राष्ट्र बन जाएगा? देखो, अब तक अब्दुल कलाम क्या कहते थे कि 2020 तक एक विकसित राष्ट्र बन जाएगा। तो उसमें से भी बच्चों ने क्वेश्चन निकाला कि आप ऐसा क्यों सोचते हो कि 2020 तक भारत विकसित राष्ट्र बन जाएगा? अब्दुल कलाम कहते हैं कि भारत की संख्या 1 अरब से अधिक है। इसमें 54 करोड़ लोग 25 वर्ष से कम आयु के हैं। ये हमारी राष्ट्रीय शक्ति है। देखो कितना सोचते हैं कि हमारी जो पॉपुलेशन है वो 1 अरब से भी अधिक है। उसमें भी कितने लोग, 54 करोड़ लोग, वो 25 इयर्स के अंडर है। तो वो हमारी राष्ट्रीय शक्ति है, क्योंकि जो काम एक नवयुवक कर सकता है वो इतना फास्ट काम कोई बूढ़ा व्यक्ति नहीं कर पाता। भारत को 2020 तक विकसित राष्ट्र में परिवर्तित करने के लिए हमारे पास प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों के साथ सुनियोजित खाका की उपलब्ध है। तो देखो यहाँ पे क्या कहा है कि 2020 तक एक विकसित राष्ट्र में परिवर्तित करने के लिए हमारे प्लान्स है। प्लान्स सुनियोजित એટલે मीन्स अच्छी तरह से, खाका माने ढांचा,
मान प्लान। सब हमारे पास बहुत सारे ऐसे प्लान्स हैं जिस पर हम अमल करके हमारे देश को एक विकसित राष्ट्र के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। 54 करोड़ युवाओं के विचारों की एकता निश्चय ही हमारे विकसित राष्ट्र में परिवर्तित करने में सफल होगी। क्या कहते हैं कि 54 करोड़ युवानों अगर एक तरह सोचेंगे कि हमारे देश को डेवलप करना है तो निश्चय ही हमारे देश का डेवलपमेंट होगा। तो बच्चों आज का लेक्चर हम यहाँ पे समाप्त करते हैं। आज हमने क्या पढ़ा कि अब्दुल कलाम से कितने बच्चों ने 9 बच्चों ने अलग अलग प्रश्न किए हैं। आगे भी और सारे क्वेश्चन हैं जो हमें करने हैं। तो आज हम हमारा जो लेक्चर है वो यहाँ पे समाप्त करते हैं। उससे पहले आपको होमवर्क देना है। होमवर्क में शब्दार्थ, फेयर बुक में लिखने हैं। शब्दार्थ फेयर बुक में लिखने हैं। ये आपका होमवर्क है। तो आज का हमारा टॉपिक जो है सवाल बाल मन के जवाब अब्दुल कलाम के, जो हमने कंटिन्यू करना है नेक्स्ट लेक्चर में। लेकिन कितनी सरल स्वभाव से, कितनी सरलता से वो बच्चों को जवाब देते हैं, ये हमें देखना है और समझना है। तो हमारा आज का लेक्चर यहाँ समाप्त होता है। बाय, हैव अ नाइस डे।